नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, क्या वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट होने वाला है? क्या दुनिया दो पक्षों में, दो ध्रुवों में बंटने वाली है? बहुत सारे देश ईरान की तरफ आ रहे हैं सपोर्ट करने, बहुत सारे देश इजराइल की तरफ आ रहे हैं सपोर्ट करने। ये दोनों देश भी एक दूसरे से सपोर्ट मांग रहे हैं बहुत सारे देशों से। तो ऐसे में आपस की लड़ाई पूरे विश्व की लड़ाई बदलने वाली है। इसको आज की वीडियो में समझेंगे। साथ ही साथ में इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट अभी तक क्या क्या हुआ है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इस टॉपिक पर अभी मैंने वीडियो नहीं दी थी आपको। तो आज की वीडियो में पूरा अभी तक क्या क्या चीजें घटित हुई पूरा सिलसिलेवार तरीके से भी मैं आपको समझा दूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, वीडियो एंड तक देखना, काफी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, बहुत सारे देश ओपन होकर के आ रहे हैं इसराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के। सबसे पहले तो वर्ल्ड मैप में दोनों का लोकेशन देख लीजिए। जैसे वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से ही आपको ये देश दिख जाएगा ईरान। ईरान देखिए कंपेरेटिवली बहुत बड़ा देश है इसराइल के। ईरान ये इतना बड़ा है। इसके बाद यही इराक वगैरह जॉर्डन छोड़ोगे तो एक देश आएगा ये इधर छोटा सा, इसराइल। ठीक है। अब सोचो, इसराइल इतना बड़ा है, ईरान इतना बड़ा है, लेकिन इस दोनों की लड़ाई में इसराइल कई कई बार हमेशा टॉप पर आ जाता है, ऊपर आ जाता है। 20 ही साबित होता है, 19 बहुत कम बार हुआ है जब साबित हुआ हो। अब लड़ाई किस बात को लेकर हो रही है? लड़ाई इस बात को लेकर हो रही है कि इसराइल को इस बात का डर लगा रहता है कि ईरान अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी को इनरिच कर रहा है, न्यूक्लियर को इनरिच कर रहा है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियर वेपन बनाएगा। और न्यूक्लियर वेपन अगर बन जाएगा तो फिर इसराइल का अस्तित्व मिटा देगा। इसराइल को अपने अस्तित्व को लेकर खतरा है, क्योंकि इसराइल के आसपास के जितने भी देश हैं ये सब इसराइल के दुश्मन देश हैं। हालांकि ऊपर लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इन जगहों से वो अपने दुश्मनों को लगभग लगभग सफाया कर चुका है, लेकिन फिर भी ईरान ही चूंकि उन लोग को पनाह दिया करता था, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे वो यमन के हूती विद्रोही हो, इन सबको ये सपोर्ट दिया करता था। अब ईरान पर ही डायरेक्टली अटैक कर दिया इसराइल ने। ये अटैक कैसे हुआ, कब हुआ? तो देखिए, 15 जून को जॉर्डन में एक मीटिंग होने जा रही थी। ये मीटिंग इसके न्यूक्लियर को ही लेकर के थी और इन दोनों के बीच में शांति वार्ता को स्थापित करने के लिए ही था। लेकिन अब ईरान इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो चुका था कि 15 जून को भाई मीटिंग होनी है, तो 15 16 जून को जब मीटिंग होगी तो क्या उससे पहले थोड़ी ना कर देगा ये अटैक। तब तक तो शांति ही रहेगा। लेकिन यहीं पर ईरान जो है मिस्टेक कर दिया। इसराइल ने इसके 2-3 दिन पहले ही, यानी कि 12-13 जून को ही अटैक कर दिया। और जब ये अटैक किया तो डायरेक्टली टारगेटेड अटैक था इसके जितने भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं टॉप, उन पर, इनके 2 मिलिट्री बेसिस पर, 4 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर 200 फाइटर जेट्स भेज करके इसने अटैक कर दिए। और साथ ही साथ इस अटैक में इनके जो भी टॉप के कमांडर थे, टॉप के लीडर्स थे, उनको ये मार दिया पहले ही झटके। मतलब आप समझो ऐसे कि शतरंज खेलना शुरू करो आप और पहले ही चाल में आप उनके वजीर, हाथी, घोड़ा, ऊंट, इनको मार दो। सैनिक सैनिक ही बचे या तो राजा बचे। ऐसे ही हाल कुछ आज के टाइम पर ईरान का हुआ है इसराइल के इस अटैक से। इसराइल ने इस अटैक का नाम दिया ऑपरेशन राइजिंग लायन। ऑपरेशन राइजिंग लायन चला करके 200 फाइटर जेट्स भेजे इसने। और 200 फाइटर जेट्स में पता नहीं कितने इसके F-35 थे या F-16 थे, ये तो कंफर्म इसने नहीं बताया। लेकिन हाँ, 200 फाइटर जेट्स इसके गए थे, ईरान की सीमा में घुस करके इस पर अटैक करके आए। अब बात ये आती है कि ईरान की सीमा में घुस गए और ईरान को पता नहीं चला, पता चला था। एक्चुअली में ईरान के पास है S-300। अब S-300 है उसके पास, इसकी रेंज है 150 किलोमीटर के आसपास में। 150 किलोमीटर के आसपास कोई पहुंचता है तब ये उसको डिटेक्ट कर पाता है। दिक्कत यहाँ पर ये हुई, ईरान अंडर एस्टिमेट ये कर गया कि भाई इसराइल से कोई फाइटर प्लेन उड़ करके इतना दूर थोड़ी ना आएगा। मतलब कोई फाइटर प्लेन होता है उसको ऑपरेशन भी करना होता है, इसलिए वो उड़ करके जितना भी जाता है 600-700 किलोमीटर, तो उसको ऑपरेशन भी करना होता है ना, तो उसके लिए भी थोड़ा सा बचा करके रखना होता है फ्यूल। यहाँ तक आते आते उसका फ्यूल ही खत्म हो जाएगा तो वो लौटेगा कैसे? तो ये सोच करके ईरान अभी तक निश्चिंत हुआ करता था। यहाँ पर इसराइल ने किया खेला। इसराइल ने क्या किया? इसराइल ने ऑन एयर रिफ्यूलिंग करी जॉर्डन के एरिया में आकर, इसके बाद इराक में आकर के ये ऑन एयर रिफ्यूलिंग करता है। उसके बाद यहाँ एंट्री करके अच्छे से तबाही मचा करके चला जाता है। अब ईरान को यहाँ पर बहुत सारा नुकसान हुआ। ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं आप देखोगे, यहाँ यहाँ पर तेहरान, नतांज, इम्फान, बंदर अब्बास, यहाँ यहाँ पर इसके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स रन किया करते हैं।
और इन पर अटैक किया। इसमें नातांज जो है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एरिया है, महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट है ईरान के लिए, और यहाँ पर इनरिचमेंट जो चलता है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। इनरिचमेंट क्या है? देखिए, न्यूक्लियर में यूरेनियम का ना इनरिचमेंट किया जाता है, उसको और ज़्यादा शुद्ध किया जाता है। अगर 60 से 70% तक शुद्ध हो जाता है यूरेनियम, तब तो वो न्यूक्लियर पावर के लिए, मतलब जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना है उसके लिए कामगार हो जाता है। लेकिन अगर यही यूरेनियम को 90% तक इनरिच कर दिया जाता है, 90% तक उसको मथ करके शुद्ध कर दिया जाता है, तो ये यूरेनियम परमाणु बम बनाने के काबिल हो जाता है, न्यूक्लियर वेपन बनाने में काम आ जाता है। और बताया जा रहा था कि ईरान बहुत ज़्यादा करीब था, मतलब मात्र 15 दिन पीछे था। 15 दिन और अगर ऐसा होता, इजराइल रुक जाता, तो ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होता, ईरान न्यूक्लियर कंट्री कहलाता। तो इसका होने से पहले ही इजराइल ने यहाँ पर अटैक कर दिया है, और ईरान इसको बहुत गुपचुप तरीके से कर रहा था। जमीन से 100 मीटर की नीचे अपना ये पूरा सब कुछ बना करके प्रोग्राम रन कर रहा था। लेकिन इजराइल ने ऐसी तबाही मचाई कि उसके अंदर का भी सब कुछ तहस नहस कर दिया। खैर, इसके बाद ईरान को भी बदला लेना था। ईरान ने इसके लिए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया। ध्यान रहे, ऑपरेशंस का नाम याद रखिए। ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल ने लॉन्च किया, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया है ईरान ने। ट्रू प्रॉमिस 1, ट्रू प्रॉमिस 2 ये उसी टाइम हो चुका है जब इजराइल हमास का चल रहा था, इजराइल और हिजबुल्लाह का चल रहा था, उसी टाइम ईरान ने ऑपरेशन ये किया था। इसी का ये थर्ड पेज बता करके शुरू किए हैं। अब इसमें ईरान ने एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है ना, ये ऊपर होकर के आती है, और जो क्रूज मिसाइल होती है वो सामने सामने जाती है, लाइन ऑफ साइट पे जाती है। बैलिस्टिक मिसाइल बल्कि होती हैं, ज़्यादा हैवी इसमें वारहेड होते हैं, और ये अंतरिक्ष से होकर के आती हैं। तो इनको ट्रैक करने के लिए या एक प्रकार से डिफ्यूज करने के लिए बहुत आपके पास हैवी होना चाहिए एयर डिफेंस सिस्टम। इसराइल के पास है भी, लेकिन इसराइल ने जो भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम रखा है वो भी इसको रोक नहीं पाया, क्योंकि ये एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, और बताया जा रहा है कि ये हाइपरसोनिक थी। सॉलिड फ्यूल गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल थी और हाइपरसोनिक थी। हाइपरसोनिक के लिए यानी कि इसकी स्पीड 14,800 किलोमीटर प्रति घंटा तक थी। तो इससे थार्ड जैसे डिफेंस सिस्टम भी भेजने के लिए काम नहीं कर पाए जो अमेरिका का है। ईरान इजराइल के पास बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे उसके पास स्पैरो है और आयरन डोम है, लेकिन ये सब छोटे रेंज के लिए है। स्पैरो थोड़ा बड़े रेंज के लिए है, मीडियम रेंज के लिए, लेकिन वो भी इस पर काम नहीं आया। थर्ड सिस्टम दिया है अमेरिका ने, वो लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल के लिए है, लेकिन वो भी यहाँ पर फेल मार गया। बताया जा रहा है ईरान ने जो ये मिसाइल लॉन्च की थी इसका नाम हज कासिम है, जो कासिम सुलेमानी के नाम पर रखा गया है। कासिम सुलेमानी वही है जिस पर इराक में अमेरिकी हमले में मौत किया गया था, मौत दी गई थी इसको, इसराइल भी इसमें शामिल था। उसी के नाम पर हज कासिम नाम से ये मिसाइल बनाया है ईरान ने, और यहाँ पर अटैक किया। तो कुल मिलाकर के अब ये वार बहुत तगड़े लेवल पर चली गई है। इसराइल अब उसके ऑयल डिपो हैं, गैस रिफाइनरी हैं, अब इस पर टारगेट करने लगा है वो, क्योंकि इसको इकोनॉमिकली जितना कमजोर करेगा उतना ही, देखिए अब इसराइल का और ईरान का यहाँ वार का जो सिचुएशन है बिल्कुल अलग है। ईरान काफ़ी समृद्ध देश है। अभी तक इजराइल जो लड़ रहा था लेबनान से, सीरिया से, या फिर हिजबुल्ला हमास इन सब से, उनके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है, मैन पावर वो सब नहीं है, उनको एक प्रकार से सपोर्ट ईरान का ही होता था। लेकिन ईरान ईरान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व वाला देश है। ईरान नेचुरल गैस का सबसे बड़ा ये प्रोड्यूसर है। तो ऐसे में इसके पास भंडारण बहुत ज़्यादा है, और जब इन पर ये टारगेट बनाएगा तभी ईरान को थोड़ा सा कमज़ोर कर पाएगा इसराइल। तो यहाँ पर दोनों ही मजबूत देश हैं, दोनों के पास बहुत सारे देशों का सपोर्ट भी है। इन सब को लेकर के शांति दूत क्या कर रहे हैं भाई? शांति दूत मतलब ट्रंप साहब, ये हमेशा अपने आप को बताते हैं कि मैं शांति दूत हूँ, नोबेल प्राइज़ चाहिए मुझे, दुनिया भर में जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं उनको रुकवाने के लिए मैं आया हूँ सत्ता में। लेकिन यहाँ पर ये इनका बिल्कुल नहीं चल रहा है, और ये भी अपनी स्ट्रेटेजी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ऊपर से ही ईरान को धमका रहे हैं, ईरान को धमका रहे हैं कि ईरान जल्द से जल्द न्यूक्लियर डील पर साइन कर ले, नहीं तो फिर उसे और अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसके बाद ईरान ने उल्टा धमकी दे दिया अमेरिका को, तो इन्होंने कहा हमको अगर धमकी दोगे तो हमारी सेनाएं कूद पड़ेगी, हमारी सेनाएं कूद पड़ेगी तो तुम बिल्कुल आ जाओगे घुटनों पर, ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब ये बयानबाजी करते हैं जैसा कि वैसा ही कर रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि ये F-35 एयरक्राफ्ट को इसराइल के गिरा दिया है।
F-35 जो दुनिया का मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट माना जाता है, स्टील टेक्नोलॉजी वाला माना जाता है। इसराइल का कहना है कि हमने 200 भेजे थे, 200 हमारे पूरे के पूरे फाइटर जेट्स वापस आ गए हैं, कहीं कोई नहीं डाउन हुआ है। जबकि ईरान का कहना है हमने शूट डाउन कर दिया। अब इसमें देखिए कुछ अब तो विभिन्न मत हैं। कुछ लोग का कहना है कि भाई ईरान के पास है एस 300 एयर डिफेंस सिस्टम जो है ना, ये 80 के दशक का है। मतलब आप सोचो दुनिया S-400 यूज कर रही है। रसिया जो इसका मतलब प्रोड्यूसर है वो खुद S-500 यूज कर रहा है। तो S-300 अब बस ईरान के पास, चाइना के पास, ऐसे ही गिने चुने देशों के पास है। तो S-300 से बोलो कि F-35 को गिरा दिए, तो ये बहुत सारे लोग मान नहीं रहे। लेकिन कुछ लोग का ये भी मानना है कि भाई देखो, अगर एक झुंड में अगर कुछ आ रहा है तो आप अंधाधुंध भी अगर कुछ चलाओगे ना, किसी न किसी पे तो लग ही जाएगा। आप इसको ऐसे समझो एग्जाम्पल से, जैसे ये गुब्बारा वाला आपने गन चलाया होगा मेले में जाकर के। तो जब बहुत सारे गुब्बारे रहते हैं ना, तो ये जो गन होती है बहुत खास नहीं होती है ना। इसमें छोटी सी एक गोली टाइप की निकलती है, इससे आप निशाना लगाते हो तो कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा भाई, इतने जब भारी संख्या में आ रहे हैं। तो अगर 200 में से 3 को गिराने की अगर बात कर रहा है ईरान, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी आ रहे हैं कि हाँ हो सकता है ऐसा कि वो 3 फाइटर जेट्स को गिरा दिए हों। लेकिन आप जानते हो इंफॉर्मेशन वारफेयर में दोनों ही देश अभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। खैर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कौन किसके साथ है। तो देखिए पाकिस्तान ने खुला सपोर्ट दे दिया, चाइना ने ईरान पर जो स्ट्राइक हुआ है उसको कंडेम किया है, ईरान के सपोर्ट में आया है। और रसिया भी ईरान के सपोर्ट में आया है, रसिया ने भी कंडेम किया है इसराइल के स्ट्राइक को। रसिया, चाइना ये सब सपोर्ट में आएंगे ही। कारण यह है, रसिया के हमेशा सपोर्ट में रहा है ईरान। रसिया यूक्रेन वार जब हो रहा था तो ईरान ही अपने ड्रोन रसिया को दिया था। और इसका ईरान के पास देखो क्या है ना, रसिया के पास बड़ी बड़ी मिसाइलें तो बहुत हैं, लेकिन ड्रोन टेक्नोलॉजी में अभी उतना ज़्यादा नहीं था। ड्रोन टेक्नोलॉजी और ड्रोन देने में बहुत ज़्यादा मदद किया ईरान ने, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ था। तो ऐसे में वो खुल करके ईरान के साथ रहेगा ही। ऐसे बहुत सारे देश हैं जैसे तुर्की हो गया और पाकिस्तान हो गया, ये सब जो हैं इनके साथ खड़े हैं ईरान के। पाकिस्तान ने तो अभी रिसेंटली ये भी कर दिया है कि भाई ये टाइम है कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो यूनाइट हो जाएं। 56 जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीज हैं वो सब एक हो जाएं, यूनाइट होने का समय है। लेकिन ऐसे में इनका ही खुद का ही मतलब बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे देश जो अभी सपोर्ट कर रहे हैं, अभी जो सपोर्ट में है या फिर जो अभी न्यूट्रल कंडीशन में है। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया, इंडिया जो है अभी न्यूट्रल कंडीशन में है। इंडिया क्या कह रहा है कि भाई हम दोनों तरफ में मतलब मध्यस्थता बीच बचाव करके रखेंगे। जैसे एस जयशंकर साहब का ट्वीट आया, इन्होंने कहा कि स्पोक टू ईरानियन एफएम यानी ईरानियन फाइनेंस मिनिस्टर दिस इवनिंग ऑन द लेटेस्ट सिचुएशन। वर्तमान सिचुएशन पे इनसे हमने बात की। इसके बाद रिसीव ए कॉल दिस आफ्टरनून फ्रॉम एफएम गिडोनसार ऑफ इजरायली रिगार्डिंग ऑन गोइंग डेवलपमेंट। अभी ऑन गोइंग डेवलपमेंट जो चल रहा है इसके थ्रू, इसके लिए इन्होंने अभी एक कॉल रिसीव किया है जो इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर का था। तो मतलब इन्होंने कहा कि हाँ फोन आया बात हुई, फोन आया बात हुई। किसका सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कहा गया यहाँ पर, है ना। शायद यही कारण था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई देश हमारी तरफ भी नहीं, हमारे साइड भी नहीं खड़ा हुआ। सब लोग भी वैसे ही ज्ञान दिए जैसे हम लोग यहाँ पर सबको देते हैं कि शांति बनाए रखो। तो घाटा भी होता है, फायदा भी होता है निष्पक्ष रहने का। खैर वो अलग मुद्दा है। तो यहाँ पर जो अगर गुटबाजी करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, अगर कहता है कि सारे मुस्लिम कंट्रीज एक हो जाओ, तो अल्टीमेटली ये खुद ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा। क्योंकि आप मुस्लिम कंट्रीज में देखोगे तो जो 56 मुस्लिम कंट्रीज हैं इसमें गिने चुने कितने हैं जो ताकतवर हो सकती हैं, कितनी होंगी आपके हिसाब से। सऊदी अरब, दुबई, मैं कह रहा हूँ इन दोनों को हटा दो। क्यों? सऊदी अरब से अभी आपने देखा ट्रंप साहब ने कितनी बड़ी डील की। तो जब सऊदी अरब पूरा पूरा अमेरिकन वेपन ही यूज कर रहा है तो वो अमेरिका के खिलाफ तो यूज करेगा नहीं, इसको हटा दो। कतर की, कतर ने जब 3,500 करोड़ का विमान ही दे दिया ट्रंप को, तो वो आएंगे ट्रंप के खिलाफ? बिल्कुल नहीं, उनको भी हटा दो। यूएई, यूएई अब पूरा पूरा बिजनेसमैन वाला बंदा है। आप समझो कि गांव का जो अपने बाजार का जो बनिया होता है वो सबसे मेल मिलाप बनाकर रखता है। वो कहता है भाई हमारी दुकान पे ना आ जाए। वही हाल है दुबई का। दुबई पूरा देश चलता है टूरिज्म पर, तो ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि किसी एक पक्ष में जाए। तो बड़े बड़े तो 3 हटा दिए। बचा ईरान, ईरान से लड़ाई ही चल रही है। पाकिस्तान बचा, पाकिस्तान खुद भिखारी है। तो ऐसे में इसका पाकिस्तान का ये जो प्रोपेगेंडा है, मुझे नहीं लगता है कि इसका कुछ फ़ायदा होगा इससे। तो और उसके बाद उल्टा नुकसान क्या होगा
कि जो निष्पक्ष कंट्रीज हैं वो सब इसके विरोध में आ जाएंगी। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं जो अभी इसराइल के स्ट्राइक का अग्रेसन का विरोध भी करती हैं, वो इस टाइम पर इसके अगर ऐसा कुछ करना चाहा, ध्रुवीकरण करना चाहा ये, तो इसके खिलाफ ही चली जाएंगी। खैर, इस मामले में आपको क्या लगता है, आप लोग बताइएगा। क्या दुनिया दो ध्रुवों में बटेगी? क्या ये वार वर्ल्ड वार की स्थिति में जाएगा? आपको क्या लगता है इस पर, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो ऐसी और चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जितने भी लोग देख रहे हो चैनल को, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। ऐसे ही टॉपिक पर मैं वीडियो लाता रहूँगा, एनालिसिस वीडियो रहेगी। और आपसे मेरा एक क्वेश्चन है जाते जाते, ईरान ने रिसेंटली कुछ सालों पहले अपनी मुद्रा बदल दी थी जब वहाँ पर सैंक्शंस वगैरह लगे थे। तो ईरान की मुद्रा अब वर्तमान में क्या है? कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।